हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो हमारा पूरा चैप्टर था उसकी पूरी रिवीजन हो चुकी थी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2021 से 22। देखिए, मैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराने वाला। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पता है कि मोस्टली एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, मैं उन्हें प्रैक्टिस कराऊंगा। बाकी साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एंड डाउट्स के लिए जो भी डाउट होगा, जैसे मैंने आपको मेंशन करा था, मैंने नोट्स में एंड स्लाइड पे अपना व्हाट्सएप नंबर का क्यूआर कोड दिया था। अब वो क्यूआर कोड स्कैन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और अपने डाउट्स ले सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस मास ऑफ सेल जो ऑक्यूपाई करता है सेंटर ऑफ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम एंड आंसर इज ऑप्शन ए स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, आप लोगों को यहां पे क्या करना है, फिगर गिवन है। ठीक है, स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू मैच्योर pollen grain, choose the option, show the correct labeling। करेक्ट लेबलिंग कौन शो कर रहा है? आप में से ज्यादातर बच्चे मुझे बोल रहे हो कि सर ऑप्शन सी। चलो पहले मैं चेक करता हूं कि ऑप्शन सी करेक्ट है या नहीं है। ऑप्शन सी, यहां पर आप लोग कह रहे हो कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट इज जनरेटिव सेल, सेकेंड इज वेजिटेटिव सेल, थर्ड इज न्यूक्लियस, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। पता है आप लोग यहाँ पे खुद जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप लोग खुद अपने आप को कैसे चेक कर सकते हो? आपने क्वेश्चन करने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले आपने अपना ऑप्शन मार्क कर लिया। मैंने करेक्ट आंसर बताया, आप लोगों को लगता है कि हाँ ये मेरा करेक्ट है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाला टॉपिक, इससे रिलेटेड पार्ट मेरा क्लियर है। जहाँ पे आपको लगेगा कि क्वेश्चन मेरा गलत है, तो क्यों गलत है, क्या गलत है, तो वो वहीं पे क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्रामेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं अभी कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि डायरेक्टली इसमें क्या है, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, ऑब्वियसली बात है सबको याद ही होगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट व्हिच केम इन इंडिया टू एज अ कंटामिनेटेड एंड कॉज पॉलन एलर्जी, पार्थेनियम। फिर 2 मार्क क्वेश्चन के अंदर ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ट्रांसफर सेक्शन है किसका, मैच्योर एंथर का। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको शो करूंगा। आपको आइडेंटिफाई करना है ए और बी कौन है और उसका फंक्शन क्या है। ये डायग्रामेटिकली रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ए और बी। अगर हम बात करें, ए क्या है बच्चों, ए इज स्पोरोजीनियस टिश्यू और बी इज कैप्टम। ए का काम क्या होता है, ए इज अ मेन सेल in which microsporogenesis occur and it form pollen grains, male gametophyte that contain male gamete। B, जो वो पूरा प्रोसेस हो रहा था, भाई उस पूरे प्रोसेस को एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, तो एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए नहीं चाहिए, वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा, बी, कैप्टम। कैप्टम में आप डायरेक्टली क्या लिखोगे कि बी का काम क्या है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन नरिशमेंट। ए क्या है, स्पोरोजेनियस टिश्यू। ये क्या होता है, मेन सेल दैट फॉर्म मेल गैमेटोफाइट pollen grain in which male gamete are present। आपको ये वर्डिंग याद रखनी है कि आप जो बता रहे हो
ठीक है, क्या बता रहे हो पॉइंट। अब काफी सारे बच्चे क्या कर कर आते हैं, अभिषेक बेटा आपने क्या आंसर बोला था, ए स्पोरोजेनियस टिश्यू, फंक्शन क्या बताया था, वो मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। अभिषेक ने जस्ट आंसर दिया है, इट फॉर्म मेल गैमेटोफाइट। क्या हमने मेल गैमेटोफाइट का नाम नहीं पढ़ा, पढ़ा ना, पढ़ा ना, वो नाम ना लिखने के आधे मार्क्स कट जाते हैं। ये है प्रैक्टिस का बेनिफिट, क्वेश्चंस का बेनिफिट। नहीं तो हम तो यही सोचते हैं अरे बायो है क्या दिक्कत है, कर लेंगे अपने आप, प्रैक्टिस हो जाएगा काम। फिर बाद में जब मार्क्स कट के हाथ में आते हैं, ये मार्क्स क्यों कटे, फिर कोसते टीचर को, स्कूल के टीचर को, है ना, क्योंकि मोस्टली बच्चे या तो क्वेश्चन लेके टीचर के पास जाते नहीं है, बेनिफिट तो है नहीं, बात हमारी सुननी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या हम सोचते हैं, अरे टीचर डांट देगी, टीचर सुनती ही नहीं हमारी। दो केसेस के अलावा कोई तीसरा केस तो होता नहीं है। लेकिन मोस्टली केसेस क्या होता है, आप लोगों ने अपने आप ही डर बना के रख रखा होता है, टीचर से जाके पूछना नहीं होता कि कहाँ नंबर कटे, किससे नंबर कटे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन एंड इंटाइन ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ। पहले मैं एक पार्ट की बात कर लेता हूं, ये 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन चांसेस इसके भी ज्यादा होते हैं। तो एक्साइन कौन बनाता है, स्पोरोपोलिनिन। इंटाइन कौन बनाता है, सेलुलोज या फिर पैक्टिन। ये हमने लिखा, एक्साइन के लिखने के हाफ मार्क, इंटाइन के लिखने के हाफ मार्क। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्साइन। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्साइन। सलमान यहां पर कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होती है, गलत। क्या कराता है ये, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर, जिसका क्या रोल है, प्रोटेक्शन इन एडवर्स सिचुएशन। प्रोटेक्शन, अच्छा हम क्या लिख कर आते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं किससे, किससे, एडवर्स, हार्श, अनफेवरेबल। आप तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करो, बायोलॉजिकली कुछ भी लिख सकते हो, तीनों करेक्ट माने जाएंगे। हम बस क्या लिख कर आते हैं, प्रोटेक्शन। टीचर ने हाफ मार्क कट कर लिया, फिर हम लड़ते हैं, सोचते हैं नंबर कहाँ कटे, क्यों कटे, किस लिए कटे। तो जब जब आप आंसर भी सुनते जा रहे हैं तो उसमें ये पॉइंटर्स भी नोट डाउन करते जाइए कि यहाँ पर मेरे लिए ये आंसर में ये वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंटर्स नोट्स आप अपने आप क्रिएट कीजिए ताकि आपको पता चले कि हमें आंसर्स रिप्रेजेंट कैसे करने हैं। अब सोचो बच्चों, अगर मैं इस तरह से एक एक रिप्रेजेंटेशन करने लग गया ना, तो जो मुझे 100 क्वेश्चन में से क्वेश्चन कराने हैं ना, वो 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये चीज आप मैनेज कीजिए, जितना आप खुद सुन के लिख पाओगे उतना ज्यादा अपने आप को क्रिएटिव बना पाओगे। मेरे लिखने पर तो आप लोग वही कॉपी पेस्ट करना ही तो सीखोगे, नया क्या सीखा, कुछ नहीं। कॉपी पेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास में किसी भी बायो की ये सीखे मुझसे कि मैं जो आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूं उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है, क्या वर्ड सर इंपॉर्टेंट है वो लिखे हम, जिसमें हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो। ये मत कीजिए कि बिल्कुल मुझे कॉपी कीजिए, वर्डिंग मेरे से समझिए और एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में कीजिए। देखो बायो के अंदर नंबर फिर यूं आते हैं क्योंकि आपके बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं चाहिए, मेन क्या चाहिए, वर्डिंग। तो वर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए। नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन आता है, वेयर आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, मेंशन द फंक्शन ईच वन ऑफ देम। जर्म पोर कहां पर प्रेजेंट होता है, जर्म पोर कहां पर प्रेजेंट होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, एक्साइन, देयर इज अ सम स्पेस लेफ्ट इन द
एक्साइन विच एक्ट एज जर्म पोर। वो तो फंक्शन नहीं हो गया बेटा, आउट ऑफ विच पॉलन ट्यूब फॉर्म, फंक्शन हो गया। अब यहीं पे आपके डाउट समझ रहे हैं। तक्ष ने मुझे बोला कि सर मैं ये नहीं लिख सकता कि आउट ऑफ विच पॉलन ट्यूब इज फॉर्म, तो पॉलन ट्यूब फॉर्म होना तो फंक्शन हुआ ना, लोकेशन कहां है मेरे भाई? क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है क्या, फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, ये मेंशन है ना बेटा, मेल गैमेटोफाइट में कहां प्रेजेंट है। अब वो हम लिख कर नहीं आए, फिर बोलते हैं हमारे मार्क्स काट लिए गए। स्पोरोपोलिन, देखो ये क्या था, सम स्पेस लेफ्ट इन एक्साइन, और ये एक्साइन, लोकेशन पूछ रहे हैं। स्पोरोपोलिन इन हार्डेड सब्सटेंस, ऊपर ऑलरेडी अभी आप लोग को मैंने फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया था। जनरेटिव सेल कहां प्रेजेंट होता है, जनरेटिव सेल कहां प्रेजेंट होता है, स्मॉलेस्ट एरिया ऑक्यूपाई इन द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन। बच्चों एनसीईआरटी की वर्डिंग है भाई, डायग्राम तुम देख के बोल रहे हो कि सर नीचे वाला जो होता है ना वो होता है, ये लिख कर आओगे। स्मॉलेस्ट एरिया प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस, क्योंकि वेजिटेटिव में भी तो न्यूक्लियस होगा ना भाई, वो भी तो मार्क करना जरूरी है। बच्चों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11, भाई सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप लोग यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट देखिए, नेम द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंथर एंड द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। ए पार्ट, नेम अ स्पेसिफिक पार्ट इन एंथर एंड द प्रोसेस, सबसे पहले नाम, और वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है, प्रोसेस का नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, 5 मार्क का क्वेश्चन है। पहले जरा मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर गैमेटोफाइट, 3 सेल ऑफ एंजियोस्पर्म, राइट इट्स द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द लेबल पार्ट। 3 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया, 2 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया। नेम द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंथर, कहां पर होता है ये, कहां पर होता है ये पार्ट, प्रोसेस कहां पर होता है, एंथर के अंदर। क्वेश्चन वो है हरसिमरन, नेम द स्पेसिफिक पार्ट इन एंथर जहां पर ये प्रोसेस होता है, नहीं पता माही? सर माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, एंड हु इज माइक्रोस्पोरोफिल? स्टेमेन। सर स्पोर। माइक्रोस्पोरोफिल तो स्टेमेन ही होता है। पोलन सैक इज द करेक्ट आंसर, पोलन सैक में होता है। पोलन सैक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरोफिल तो स्टेमेन हुआ पूरा, माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन बेटा आप लोगों को खाली माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं पढ़ाया गया ना, आपको नाम पढ़ाया गया। अगर आप लिख कर आते हो माइक्रोस्पोरेंजिया, नंबर नहीं मिलेंगे। पोलन सैक नहीं पढ़ाया गया चैप्टर में, तो मार्क्स इसके मिलेंगे, पोलन सैक के, माइक्रोस्पोरेंजिया के। वो तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि माइक्रोस्पोरेंजिया की तरह कौन एक्ट कर रहा है या कौन है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पिस्टिल और मेगा स्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक्स से क्वेश्चन। आपके पास फिगर A1 और 2 मेंशन है, ठीक है। ये रहा हमारे पास फिगर 1 और 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्लॉइडी ऑफ X, Y एंड Z। तीनों की प्लॉइडी क्या होगी, X, Y एंड Z। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं पूरा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है।
चलो आप लोगों ने आंसर लिख लिए होंगे। माही कौन सा ऑप्शन? बी, एक्स यू सेट 2n, y n, z n। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है एक्स वाई जेड है क्या? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो ये लेबलिंग में मार्क है। एक्स कौन है? न्यू सेलस। वाई और जेड क्या है? मेगा स्पोरेंजियम, जिसका मियोसिस हो चुका है। एक था ना पहले, 4 हो गए ना। डायग्राम चेक करो, मियोसिस हो गया। अब मियोसिस हुआ तो वाई और जेड क्या हो गए? अगर मियोसिस हुआ तो वाई और जेड क्या हो गए? हमारे पास डायड 1 2, सॉरी बच्चों, ये 2 ही हैं, अभी 2 हैं, यानी कि मियोसिस 1 हुआ है, मियोसिस 2 नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन मियोसिस 1 के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ होते हैं। मियोसिस 2 के बाद हाफ होते हैं 1 के बाद। तो ये दोनों तो क्या हुए? NN। लेकिन वो तो न्यूसेलस है, वो तो आउटर मोस्ट पार्ट है, वो तो क्या रहेगा? 2n। तो करेक्ट आंसर इज बी। अभिषेक ने मुझे आंसर बोला था, या सलमान ने ए। जेड कैसे? वही तो समझना है भाई। चेक करना किस किस के आंसर करेक्ट है। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन टीचर्स का। The picture show the gynoecium of A and B. Write the difference in the structure of their ovary. A क्या है? A क्या है? पेपर क्या है? सिनकार्पस। इनकी ओवरी क्या है? फ्यूज। और मिशेलिया क्या है? एपोकार्पस। एक एक ओवरी अलग अलग है। सो ये हमारे को डिफरेंस देखने को मिलता है। मैंने बोला ये क्वेश्चन काफी फेवरेट रहता है, ये एमसीक्यू में 1 मार्क में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। अब A mature embryo sac in a flowering plant may possess 7 cells but 8 nuclei. Explain with the help of diagram. अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, है ना। अब आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो 7 सेल 8 न्यूक्लियर। 7 सेल का मतलब क्या क्या सेल? 3 एंटीबॉडल सेल, 2 सिनर्जेट्स, 1 एक्सेल। कितने हुए? 3 एंटीबॉडल सेल, 3 एंटीबॉडल सेल, 2 सिनर्जेट, 1 एक्सेल, 6 और 1 सेंट्रल सेल, 7। न्यूक्लियस काउंट करो, 3 एंटीबॉडल के न्यूक्लियस, 2 सिनर्जेट्स के, 1 एक्सेल के, 6 सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियर 8। ये तो रिवीजन में भी एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ड्रॉ अ एलएफ ऑफ पिस्टिल शोइंग पॉलन ट्यूब एंटरिंग इन द एम्ब्रियो सेक, ठीक है, एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। ये आपको लेबलिंग तो करनी है। आप लोगों ने एक चीज याद रखी है, एनसीईआरटी के फिगर, इवन ना फिगर की लेबलिंग होती है ना, हम क्या करते हैं, हम खाली फिगर पढ़ के चले जाते हैं, फिगर की लेबलिंग नहीं पढ़ते। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिगर है, फिगर के नीचे क्या क्या लिखा हुआ है हम उसे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। वो तो सोचते अरे ये कहां पेपर में आएगा, और पेपर में आती है वहां से चीजें। फिर जब हम पेपर देकर आते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमारे साथ तो धोखा हो गया, काश कि हमने वो लाइनें पहले पढ़ ली होती। हमारी आंखों के सामने चीजें थी और हम कुछ नहीं कर पाए। बच्चों वो पापावर नहीं है। और वैसे भी तुम लोग अभी प्रोनाउंसिएशन पे इतना फोकस मत करो।
स्टडी द फिगर गिवन बिलो। ये डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ये यहां पर क्या है, न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, न्यूसेलस, माइक्रोपाइलर, और यहां पर इनको लेबल नहीं किया। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट इवेंट इन न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरिज्म रेफर टू एज, किस क्या रेफर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, याद करो जब मैं रिवीजन करा था मैंने मार्क करा था, मोनोस्पोरिक का मतलब एक ही स्पोर फंक्शनल होता है, बाकी सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं। हाउ मेनी फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन विल द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो टू अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक? हाउ मेनी न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर? कितने माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर है कि ये फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बने? चलो बच्चों, आपके पास क्या होता है, मेगा एक 1 MMC है, आपको 1 MMC से कितने बनाने हैं, 8 सेल बनाने हैं। माइटोसिस के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, 2 की पावर इज इक्वल टू 8 3 बेस सेम, पावर क्या होती है इक्वल, कितने डिवीजन चाहिए 3, सिंपल। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, 8 सेल, सॉरी गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल स्ट्रक्चर, आपको उसे एक्सप्लेन करना है। क्लियर? Pollination. Select the plant species where emasculation is not required for artificial hybridization. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो हम बाद में करेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, किस प्लांट के लिए, जो क्या होगा, बाइसेक्सुअल। भाई जो बाइसेक्सुअल होगा उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं किसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज ना करूं, जो क्या हो, यूनिसेक्सुअल। अब आपको आंसर में क्या बताना है, कौन सा प्लांट एग्जाम्पल में से क्या है, कौन सा प्लांट यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, जिसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर, सॉरी हाँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर नहीं है इमैस्कुलेशन के लिए रिगार्डिंगली। पपाया क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। आप लोगों को पता है, तो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10 की एनसीईआरटी में है ये। Which of the following statement are correct represent to a pollination of Wilson area? Pollen grain are light and non-sticky. करेक्ट है या नहीं? हम क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं ताकि गलती ना हो। स्टेटमेंट आर करेक्ट, ना कि नॉट करेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे यही भी गलती करते हैं, करेक्ट और नॉट करेक्ट आइडेंटिफाई ही गलत करते हैं। Pollen grain are light and non-sticky, करेक्ट और रॉन्ग? पॉलन ग्रेन लाइट होते हैं, भाई लाइट होंगे तभी तो हल्के होंगे, तभी तो पानी के ऊपर जा पाएंगे, अगर भारी हुए तो सिंक कर जाएंगे ना। नॉन स्टिकी, अगर पानी में ही चिपकने लग गए, पानी के साथ ही चिपक जाएंगे ना, स्टिग्मा पे अटैच कैसे होंगे? फीमेल फ्लावर रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक। Pollen grain are carry passive by water current.
फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वाटर। देखो फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन फ्लावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबमर्ज? अंदर रहेगा। तो पहली बात वो तो ऊपर होता है ना, तो एक कह रहे हैं वाटर सरफेस पे जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिवली? वाटर करंट के साथ जा रहे होते हैं, वाटर करंट के साथ जा रहे होते हैं। हमने वेलिसन एरिया का डायग्राम देखा था ना, वेलिसन एरिया का मेल ऐसे है, फीमेल ऐसे है। मेल अपने आप जा रहा होता है ऊपर क्योंकि हल्का होता है। अगर वाटर करंट के साथ जा रहा होगा तो साथ वाले प्लांट के साथ पॉलिनेशन कैसे कर पाएगा? रोस्टेरा। तो वेलिसन एरिया में ऐसा नहीं होता, तो करेक्ट क्या हुआ है? 1 और 2। तो आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन सी। पता पॉलिनेशन के क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज। सोचिए बच्चों, आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर? They are bisexual flowers which do not open at all. चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस में डिफरेंस ही क्या था? चेस्मो क्या रहता है? हमेशा ओपन रहता है, और क्लिस्टो क्या रहता है? बंद रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए। नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर which is the tassels of corncove. स्टिग्मा, स्टाइल, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पिस्टल। ये वाला क्वेश्चन याद रखना बच्चों। व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, हाउ इज इट मेडिएटेड? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, सबसे पहले एक वर्ड में समझते हैं। जब कंपैटिबल पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरते हैं, तो जो स्टिग्मा होती है बाय सम केमिकल रिलीज आइडेंटिफाई करती है कि ये तो कंपैटिबल है। अगर केमिकल मैच करेगा तो कंपैटिबल है, मैच नहीं करेगा तो कंपैटिबल नहीं है। ये हुआ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और मेडिएट कैसे होता है मैंने वो भी बता दिया बच्चों। क्या चाहिए? केमिकल। एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन में लिखा हुआ है ना, C4 क्या? केमिकल मेडिएट। कहीं पे लिखा कि ये वाला केमिकल, कहीं पे लिखा ये वाला एंजाइम, तो हमें लिखने की या बताने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पेपर चेक तो एनसीईआरटी की लाइनों के अकॉर्डिंग होगा। मैं डिफरेंशिएट नहीं करवा रहा बच्चों, वो आप आराम से कर सकते हो। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन मरीन सी ग्रास लाइक ज़ोस्टेरा, ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। इमैस्कुलेशन और बैगिंग आराम से हो सकता है। एंजियोस्पर्म bearing unisexual flower, asexual either monoecious or dioecious। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। अब मुझे इतना तो पक्का पता है, मोस्टली बच्चों को डिफरेंस पता होगा लेकिन एग्जांपल नहीं याद होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? पहले मीनिंग एक एक वर्ड के साथ पढ़ते हैं। यूनिसेक्सुअल, फ्लावर के अंदर या तो क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर दोनों है तो बाइसेक्सुअल होगा, लेकिन ये यूनिसेक्सुअल है। अब प्लांट है, पूरे प्लांट पे एक ही टाइप के क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ्लावर आ रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे? डाइशियस। लेकिन एक ही प्लांट है, एक तरफ आ रहा है मेल वाला फ्लावर जो कंटेन कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक तरफ क्या कर रहा है? फीमेल, तो उसे आप क्या बोलोगे? मोनोशियस। आपके पास क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्या पूछा गया? एग्जाम्पल बताना है आपको मेनली।
तो यानी कि सबसे पहला सबका वीक पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल्स याद नहीं है। बच्चों जब आप एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल नहीं याद करोगे ना, तो फिर तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। आंसर्स बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, एग्जाम्पल नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। और देखो अगर आप अभी से थोड़ा सा याद करना शुरू करके चलोगे तो टाइम के साथ याद होता भी जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने डाइशियस में किसका एग्जांपल दिया था? माही ने शायद आंसर बोला था पपाया। यहां पे ये नहीं बोला, एक एक एग्जांपल बोला है। मोनोशियस में क्या एग्जांपल दोगे? तो ढूंढो, चलो याद रखो, कुकुरबिटा, 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 कुकुम्बर। Why do hermaphrodite angiosperm develop outbreeding device? What is the meaning of hermaphrodite? Bisexual. हम आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम क्या करा सके? क्रॉस पॉलिनेशन करवा सके, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बेनिफिट? वेरिएशन आएंगे, अडेप्टेशन ज्यादा अच्छी रहेगी। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा, ये मैं बता रहा हूं। अब जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। Why do hermaphrodite angiosperm develop outbreeding device? क्यों? Because they are bisexual. So, for cross pollination, outbreeding devices are developed. Explain any two such device. सबसे पहला, it's bagging. वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, आउटब्रीडिंग डिवाइस की बात हो रही है। सबसे पहले प्रोटोएंड्री और प्रोटोकाइनी, दूसरा हेटेरोस्टाइल। बच्चों ये डिफरेंस याद रखो कि आउटब्रीडिंग डिवाइस और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है, डिफरेंस याद रखो, इंपॉर्टेंट है। Emasculation and bagging are two important steps जो कैरी आउट होते हैं ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टू ऑब्टेन सुपीरियर वैरायटी ऑफ डिजायरेबल प्लांट। एक्सप्लेन गिविंग रीजन। क्यों? विच टाइप ऑफ फ्लावर और व्हाट स्टेजेस आर टू प्रोसेस कैरी आउट? सबसे पहले किस तरह के फ्लावर के अंदर होता है ये प्रोसेस? बाइसेक्सुअल। तो पहला आंसर तो हमारे को मिल गया कि हमारे को प्लांट क्या चाहिए? बाइसेक्सुअल। ठीक है, फिर क्या बोला गया? देखो बाइसेक्सुअल के मार्क्स तो मिल गए, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ। ये भी बोला गया है कि करते कैसे। अब भाई आपको प्रोसीजर रेयर ही पूछा जाता है। प्रोसीजर में क्या लेते हैं, क्या बताया जाता है कि सबसे पहले एंथर को क्या करते हैं? कट करते हैं, फिर उस पर बैक कर देते हैं ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन आके उसे क्या ना कर दे, कंटामिनेटेड ना कर दे। ये वो प्रोसेस है, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। एनसीईआरटी के अंदर सेम वर्डिंग में ये एक्सप्लेन है। फिर क्या ना प्लांट फ्लावर इन सॉरी क्या ना प्लांट फ्लावरिंग इन मुंबई बी पॉलिनेटेड बाय पॉलन ग्रेन ऑफ सेम स्पीसीज ग्रोइंग इन द न्यू दिल्ली। कर सकते हैं हम ऐसा? कर सकते हैं हम ऐसा बाय यूजिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि पॉइंट क्या है, हम मुंबई के अंदर पॉलिनेट करना है बाय सेम स्पीसीज ग्रोइंग इन द न्यू दिल्ली। जो मुंबई के अंदर प्लांट है उसके एंथर को क्या करेंगे? कट कर देंगे। इमैस्कुलेट करा, बैगिंग करा, कंटामिनेट हो पाएगा क्या? फिर अपने दिल्ली से पॉलन ग्रेन लिए, मुंबई में जाके उनके ऊपर क्या कर दिए? खुद छिड़क दिए।
जैसे एक प्लांट है, हमने उसके एक ही फ्लावर के अंदर को काटा और बाकी को नॉर्मल रहने दिया, तो दूसरे जब आएंगे पोलन ग्रेड उसके ऊपर जब चिपकेंगे तो वो दूसरे टाइप के फ्लावर बनाएंगे, पर जो एक हमने बैगिंग करके रखा होता है अगर वो कुछ होगा नहीं इससे। देखो पहले तो जरा तक्ष भाई साहब का क्वेश्चन समझ लेते हैं। तक्ष भाई साहब का क्वेश्चन ये है कि वो कहना चाह रहे हैं एक प्लांट है, एक फ्लावर आ रहा है, मैंने उसकी बैगिंग करी, इमेस्कुलेशन करा, दूसरे फ्लावर की नहीं करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फ्रूट और इससे फ्रूट डेवलप होता है, ना कि फ्लावर। फ्लावर से फ्लावर डेवलप कर रहे हैं भाई साहब। तो यहाँ पर जो फ्रूट मिले मुझे मिलेगा और यहाँ पे जो मुझे फ्रूट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है उनमें वेरिएशन होगा, क्योंकि एक में अपने डिजायरेबल के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ और वो तो कंटामिनेटेड हो रहा है। सेल्स का हो गया तो वेरिएशन कम, इसमें हुआ तो वेरिएशन ज्यादा, किसी और से आ रहा है तो अलग वेरिएशन। वेरिएशन डिपेंड करेंगे ना गैमेट के ऊपर, हम थोड़ी ना बता सकते। ओके बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला था ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार पहले फटाफट से क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया? गिवन फिगर ऑफ एग apparatus ऑफ एंजियोस्पर्म शो कर रहा है मुझे क्या? एंट्री ऑफ pollen tube for releasing the two male gamete, which of two form X, Y and Z. The two male gamete fuse with ऑप्शन छोड़ो बच्चों, एमसीक्यू है। अब मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ कि डायरेक्ट आंसर क्या होगा, किसके साथ फ्यूज करेंगे? एक्स, वाई, जेड। एनसीईआरटी के अंदर मैंने क्या बोला था? डायग्राम लेबलिंग पढ़नी है। एनसीईआरटी में एक्स को क्या बोला गया? अगर आप पढ़ो निकालो एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर, तो आपको बोला गया होगा एक्स है कौन? एग सेल का न्यूक्लियस। और वाई कौन? पोलर न्यूक्लियस। तो मेरा आंसर क्या हुआ? एक्स एंड वाई। मुझे और कुछ पढ़ने की आगे करने की जरूरत ही नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन में से मोस्टली क्वेश्चन क्या आते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है और आगे का प्रोसेस क्या होता है? मेन क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसीड, एंडोस्पर्म development, endosperm divide rapidly to form triploid endosperm. Endosperm tissue has scanty reserves for food material. Pen undergoes successive division to form free nuclear endosperm. Choose the correct option. करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। चलो टाइम दे रहा हूं बच्चों, सोचो सोचो क्या आंसर होगा। चलो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसीड एंडोस्पर्म, ये तो गलत है, ये करेक्ट है। एंडोस्पर्म टिश्यू है स्कैंटी रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल। एंडोस्पर्म टिश्यू है स्कैंटी रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल, मतलब क्या मतलब है इस लाइन का? कम, बहुत ज्यादा होता है ना, उल्टा हो गया ना। पेन अंडरगो सक्सेसिव डिवीजन टू फॉर्म, पहले तो फ्री न्यूक्लियर ही बनता है, तो आंसर क्या हुआ? सेकेंड एंड फोर। ये क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन टेंडर कोकोनट वाटर एंड द थिक व्हाइट कैनल। टेंडर कोकोनट वाटर क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर। और थिक व्हाइट कैनल क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म। प्लॉइडी क्या होती है? दोनों की सेम होती है या अलग होती है? प्लॉइडी क्या होगी? सेम ही होगी।
सर अलग होनी चाहिए ना क्यों अलग क्यों होनी चाहिए और सेम क्यों होनी चाहिए? सर। वो 3n तो तब होती है ना जब वो कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, जब सेल वॉल बन जाता है उसके अंदर 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, पर फ्री न्यूक्लियर में तो कैरियोकाइनेसिस होती ही नहीं। तो न्यूक्लियस फ्रीली घूमते तो हम उसे हैप्लॉइड नहीं लेंगे। आंसर है दोनों के दोनों ट्रिप्लॉइड होंगे। सुनो, यहाँ पे तो न्यूक्लियस क्या है, पेन है क्या? वो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड पार्ट है ना, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड पार्ट है तो एक के अंदर तो 3 ही है ना न्यूक्लियस, वो तो चीज तो चेंज ही नहीं हो रही। जैसे पोलर न्यूक्लियाई थे, जुड़े जुड़े भाई भाई चिपके हुए हैं, वैसे ये 3 साथ में चिपके हुए हैं, तो प्लॉइडी तो इन तीनों की मिला के काउंट करेंगे ना, तो क्या रहेंगे 3n, बट होंगे क्या यूनिन्यूक्लिएटेड कि मल्टी न्यूक्लिएटेड? ये बताओ मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिन्यूक्लिएटेड कैसे हो जाएंगे? हाँ जी हरसिमरन। सर टेंडर कपलर वाटर की पॉलीप्लॉइड ही होएगी क्योंकि उसमें तो सेल वॉल ही नहीं डेवलप हुई। तो बेटा 3n का मतलब ही क्या होता है, ट्रिप्लॉइड का मतलब ही क्या होता है? सर और ट्राइप्लॉइडी। 3n तो सेलुलर वाला होगा क्योंकि उसमें सेल वॉल है। और वाटर 3n नहीं होगा, यस क्यों? मैंने अभी मेरे ख्याल से एक चीज एक्सप्लेन करी, जब हम पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज कर रहा है, तो तीनों के तीनों, एक बात बताओ, ये तीनों फ्यूज हुए, एक न्यूक्लियस बना 1 2 3, तो डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, ये सेल के अंदर होगा। हरसिमरन, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है या साइटोप्लाज्म में होता है? तो बेटा अगर सेल वॉल बन भी जाए तब भी क्या रहने वाला है, आगे तो माइटोसिस ही हो रहा है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है 3n, तो वो पूरे के पूरे सेल की होगी या न्यूक्लियस की होगी? अब दोनों के केस में न्यूक्लियस दोनों का क्या है, अलग है या सेम है? तो न्यूक्लियस अगर सेम है तो प्लॉइडी कैसे अलग हो जाएगी? सर वाटर में एक सिलेंडर में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। बेटा तुम पॉइंट ही नहीं समझ रही हो। ये पेन बना, ये जाइगोट बना, ये 2n है, ये 3n है। अब अगर मेरे पास ऑलरेडी जो सेल है यानी कि एंडोस्पर्म, वो है क्या 3n, अब मैं इस 3n वाले का माइटोसिस करता जा रहा हूं, ये हैप्लॉइड कैसे हो जाएंगे? माइटोसिस किसका हो रहा है हरसिमरन? सर न्यूक्लियस डिवाइड होके नहीं, तो माइटोसिस के अंदर ये कब से हो गया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाते हैं? अगर मैं इसको रब करके यहां पे ढेर सारे न्यूक्लियस भी बना दूं तो अंदर तो तब भी 3n ही गया था, n कहां से हो गया? क्योंकि डिवीजन तो न्यूक्लियस का हो रहा है। कंसेप्ट समझो ना कि माइटोसिस हो रहा है, तो 3n का मियोसिस कैसे हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अनियन प्लांट कितने हैं? 16। नेम द सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक हैविंग 16 एंड 24 क्रोमोसोम फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लो बेटा, क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मेंशन है, अगर समझो तो।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अनियन प्लांट सेल कितने हैं? ये बताओ 16 किसमें होंगे? जायगोट जो क्या बनाएगा बाद में? एम्ब्रियो 24 किसमें होंगे? एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद। तो हरसिमरन प्लॉइडीज कितनी रही एंडोस्पर्म की? 3n। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पे मैं करवा रहा हूं बच्चों, एम्ब्रियो में पहुंचने से पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा 100 सीड फॉर्म करने के लिए, कितने? 100 सीड फॉर्म करने के लिए हाउ मैनी meiotic division are required? कितने meiotic division की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? बच्चों इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो, जब मैं मेल गैमेट की बात करूंगा तो मेल गैमेट में क्या होता है? मेल गैमेट में क्या होता है? वन डिवीजन में कितने सेल प्रोड्यूस होते हैं? 4 सेल। और जबकि फीमेल में, क्योंकि एक सेल से 4 बनते हैं, एक ही बार डिवाइड हो रहा है ना, और फीमेल में तभी तो मोनोस्पोरिक कर रहे थे हम। वन सेल। अब अगर मैं यहां पर देखूं मुझे कितने सीड चाहिए? 100। तो मैंने इस नंबर को मैंने एक नंबर सिंबल दे दिया n। मुझे इसके लिए डिवीजन क्या चाहिए? n। तो यहां पर मुझे डिवीजन कितने चाहिए होंगे? जितने सीड उतने डिवीजन। भाई अगर आपको 100 सीड चाहिए तो आपको 100 एग सेल चाहिए। 100 सीड चाहिए तो 100 एग सेल चाहिए तो 100 डिवीजन। जबकि यहां पे 1 से 4 आ रहे हैं, अगर मैं 25 बार डिवाइड करता हूं तो मेरे को ऑटोमेटिकली 100 सेल मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसके लिए? n बाय, मैं दोनों को ऐड करूंगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? n/4 प्लस n। बस आपको n की वैल्यू पुट करनी है बच्चों। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 250 सीड बनाने हैं तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? आप फॉर्मूला यूज करोगे बस जस्ट 5n/4, 5/4 इंटू 250। ये 2 पे कटा 125। ये 62.5। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, डेसिमल में कभी आएगा नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा था। कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे बायो पढ़, यहाँ पे डेसिमल नहीं होता, सेल आधा नहीं हो जाएगा टूट के, ठीक है? बस आप फॉर्मूला याद रखो, जो भी आप फॉर्मूला यूज करोगे आपका करेक्ट आंसर लगेगा ही लगेगा। तो अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों अभी और बचे हुए हैं, और भी क्वेश्चन सभी हमें प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सो उसके लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की अभी एक और क्लास अरेंज करूंगा। उस क्लास के अंदर हम आगे की क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एनसीईआरटी की लाइनों में से बन के, या क्या क्या एनसीईआरटी की लाइनें देखी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, जहां पर हम अपने आगे का कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास बच्चों जरूर अटेंड करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेंशन कर रहा हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन तो कराऊंगा, मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी के लाइनें कौन कौन सी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉपर आपको एक उसके लिए एनसीईआरटी की लाइन में से ये क्वेश्चन आया, ये आंसर, ये आएगा क्वेश्चन, ये आंसर, जो आपका असर्शन रीजन और एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।